Hello students, today we will read SST Part 1 History Chapter 3 Effect of British Rule on Indian Population अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव. So listen carefully. In the last chapter you studied about administrative establishment of British. Now in this chapter we will study about the effect of British rule on Indian society since 1600 AD to 1757 AD. Trade was the main purpose of British. They used to take cloth, spice, etc. from India and in return they used to bring gold, silver in exchange. They used to earn a high profit on selling Indian goods in foreign market, but they cannot do the same in Indian market. Due to one side's trade, East India Company had to face the criticism. Company was forced to arrange money for trade from India only. After the Battle of Buxar and Plassey, Bengal was under their control. They became royal courtier of Bengal, Bihar and Orissa and got right to collect and revenue. Then afterward, they did not have to face problem of money for their administrations or for extensions of their region. In those days, land revenue was the main source of income for the rules and English also captured the same for their earning. So बच्चों, आपने पिछले पाठ में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के बारे में पढ़ा. अब इस पाठ में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे. सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था. वे भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना, चांदी आदि लेकर आते थे. वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे, मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे. इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी. कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करे. प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया. बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त हो गया. इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा. उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही. उस समय भूमि कर किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया. So student, do you know आज सरकार की आय के मुख्य स्रोत क्या क्या है? फाइंड आउट. देन लेट्स सी. अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स. अंग्रेजों की कृषि नीति किस प्रकार की थी? Previously, British applied the same method of taxation as it was there in the locality of these places, and then afterward a different policy was adopted to decide amount and to keep them safe. मीन्स अंग्रेजों ने क्या है, शुरुआत में ही स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था मीन्स टैक्स व्यवस्था को ही चलाए रखा. बाद में उन्होंने टैक्स का जो निर्धारण और संग्रहण मीन्स कलेक्शन की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई. दिस पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई थी. इन दिस द मेन इशूज ऑफ सेटलमेंट हियर वर द जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम. इनके कौन कौन सी जो है व्यवस्थाएं की, जैसे जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी बंदोबस्त सिस्टम लागू किया. इन द अर्लियर पीरियड द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द ब्रिटिशर्स वर डन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु वर सेलेक्टेड बाय ऑनेक्शंस. पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को ही नीलाम किया जाता था. जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता था उसे यह अधिकार दिया जाता था. The person who used to do the collection of money faster and more means जो सबसे पहले जमा करे. The contractor tried his level based on collect more and more revenue from the farmer and peasant
as early as possible. The contractor was only concerned about his revenue and he was not worried about the peasant benefit and loss. तब क्या होता था? ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज़्यादा लगान वसूल करे, मीन्स टैक्स वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से ही मतलब रहता था। वे किसानों के हित के और अहित के बारे में नहीं सोचते थे। इसलिए अब अंग्रेजों ने 1-2 वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साल बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति बार बार परिवर्तन मीन्स चेंज होते गई। Therefore, the term of contract settlement by the contractor was increased to 5 years instead of 1 or 2 years by the Britishers. 1-2 साल के जगह में 5 साल लगा दिया गया, जिसमें कि क्या हुआ? In this manner, the policy of revenue collection changed frequently. लगातार बार बार चेंजेस होते गए। अब हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त। In the year 1789, British government made an arrangement with the जमींदार्स of Bengal and that was the permanent settlement. अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत से राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो कि स्थायी बंदोबस्त कहलाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस डिसाइडेड दैट लैंड रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड बाय जमींदार। कॉर्नवालिस ने क्या फैसला किया कि जो भूमि का जो कर है ना, उसकी वसूली जमींदारों के हाथ में होना चाहिए। क्या हुआ? दो जमींदार हु विल नॉट गिव द लैंड रेवेन्यू वुड सरेंडर देयर जमींदारी एंड न्यू जमींदार्स विल टेक ओवर दिस प्लेस। जमींदारी भू राजस्व न दे सके तो उसकी जमींदारी क्या हुई? जब्त करके उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने क्या किया? 1789 to 90 स्टैब्लिश अ रूल। कौन सा रूल बनाया? भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक मान लिया। ऑन बेसिस ऑफ लैंड रेवेन्यू पेड जमींदार विल हैव द पावर ऑफ 10 years to buy and sell the property and failure in paying revenue by peasant gave them authority to acquire their lands. अब वे जमीन की खरीदी बिक्री कर सकते थे और लगान न पटाने पर किसानों को जमीन से भी बेदखल भी कर सकते थे। फॉर कंपनी रूलर एंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थी। बाय दिस सिस्टम कंपनी गॉट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। द ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ वॉज दैट द मेन फोकस वॉज नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंक्रीज इन द क्वांटिटी बट ऑन द कॉन्ट्रेटरी द जमींदारी यूज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑफ ऑन रेगुलर बेसिस विच डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑफ और पीजेंट। इससे क्या हुआ? इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा जाता था। इसीलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। जमींदार क्या करते थे? कर तो जो है वसूल करते थे, लेकिन वो अपने ही पास रख लेते थे, उसे सरकार को नहीं देते थे और न ही किसानों को उससे फायदा होता था। देन अब हम देखते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। In this system, the main basis of tax collection was the have direct contact with farmer और peasant. इस व्यवस्था का मूल आधार क्या था? लगान का किसान के साथ सीधे करार करना, है ना। मतलब जो लगान थी, जो इस व्यवस्था में क्या होता था कि
जो टैक्स है वो सीधे किसान से ही संबंध रखती थी, है ना। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50%, 50% भूमि में टैक्स होगा। सो इन अर्लियर डेज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द क्रॉप डिड नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द रेवेन्यू। शुरू के दिनों में क्या हुआ, फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी प्रोविंस it was established for 30 years. Even after direct contact with peasants in the system, they were exploited. बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा। सो स्टूडेंट्स, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देन अब हम देखते हैं महलवारी सिस्टम। इन 1833 to 43, British rule started a new system of collection revenue in the Western. सन 1833 से 43 ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था चालू की, जिसमें पूरे गांव, है ना, जिसे महल कहते थे, पहले गांव को महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। इट मीन्स क्या होता था, अर्थात it means that all the families of peasants had a joint responsibility for collection of revenue. सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया। दिस सिस्टम वॉज आल्सो इम्पोज्ड इन पंजाब, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में भी यह व्यवस्था क्या हुई, लागू हुई। सो स्टूडेंट, देखा आपने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है। देन हम देखते हैं रेवेन्यू कलेक्शन इन छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से कर वसूली होती थी। ब्रिटिश रूलर्स did a lots of changes in land revenue system in छत्तीसगढ़। अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की जो लगान है ना, टैक्स व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए थे। They divided छत्तीसगढ़ into many different परगनास एंड उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसीलों में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की गई। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की। ब्रिटिश ऑफिसर्स एब्लिश्ड द पोस्ट ऑफ पटेल प्रिविलिंग ड्यूरिंग मराठा रूल एंड इंस्टेड ऑफ दैट पोस्ट ऑफ गौटिया वॉज क्रिएटेड। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया का पद बना दिया, है ना। एट दैट द टाइम विलेज गौटियास कलेक्टेड रेवेन्यूज इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। उस समय गांव के जो गौटिया वर्ष में 3 किस्तों में लगान वसूल किया करते थे। 3 बार वो टैक्स वसूल करते थे। लगान का जो टैक्स का जो निर्धारण है वो जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में क्या करते थे, उसे जमा कर देते थे। रेवेन्यू वाज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द लैंड। विलेज गौटिया कलेक्टेड रेवेन्यू एंड डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। This revenue system, which was imposed by Britishers, was not good for peasants. Because the British rate for each revenue was very high and compulsory, which was not possible from a poor farmer income. Therefore, they borrowed from jamidars and landlords. If the revenue was not paid regularly, then landlords used to capture their land. Ultimately, the conditions of peasants were not well, and so their against the British rule. In this manner, peasants revolted against company rule.
उस समय क्या होता था कि जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन लगान व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की जो दर बहुत ही ऊंची तथा अनिवार्य थी, बहुत ज्यादा महंगी थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना क्या होता था, मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से भी क्या होना लेते थे, वो लोग कर्ज लेते थे। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन क्या होती थी, साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया। सो स्टूडेंट्स, हाउ वॉज लैंड रेवेन्यू कलेक्ट इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में भू राजस्व किस प्रकार एकत्र किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? देन अब हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि इन सब के कारण, है ना, इतनी बुरी कंडीशन के बावजूद किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा प्रभाव पड़ा, जैसे इफेक्ट ऑन क्राफ्टमैन एंड आर्ट, दस्तकारी एवं शिल्प पर क्या प्रभाव पड़ा, वनों में रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, और कौन कौन से आंदोलन हुए। ओके।